अशोका द ग्रेट। आखिरकार अशोका को ग्रेट महान राज सम्राट क्यों बोला जाता है? क्यों उन्हें आज भी अशोका द ग्रेट के नाम से जाना जाता है? तो इसके पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे पहला, आर्कियोलॉजिकल एंड टेक्सचुअल सोर्सेस। हमारे पास अशोका के राज्य के, उनके शासनकाल के कई सारे सोर्सेस हैं। जो अशोका से पहले जो एम्पायर्स थे, जो रूलर्स थे, हमारे पास उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें नहीं पता कि वो कितने महान थे, उन्होंने कितने महान काम किए। लेकिन अशोका के बहुत सारे सोर्सेस हमें पता चलते हैं। जैसे कि उन्होंने कई सारी इंस्क्रिप्शंस लिखवाई है, रॉक एडिक्ट्स है, पिलर्स है, और इवन बुद्धिस्ट टेक्स्ट पर उनका काफ़ी ज़्यादा जिक्र है। लेकिन जो उनसे पहले जो रूलर्स थे, उन्होंने इतना ज़्यादा कहीं पर ये इंस्क्रिप्शन नहीं इंस्क्राइब की, नहीं तो उनके बारे में इतना कुछ पता है हमें। दूसरा रीज़न, अशोका से पहले भी कई सारे एम्पायर्स थे, कई सारे सम्राट थे, लेकिन अशोका का एडमिनिस्ट्रेशन अलग था। और उसके अलग होने का रीज़न था, उनके पास बहुत हैवी ब्यूरोक्रेसी थी। और जैसे कि अलग अलग चीज़ों के लिए, फॉर एग्जांपल विमेन के वेलफेयर के लिए अलग मंत्री और अलग ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाता था। और जैसे कि लैंड को मापने के लिए अलग ऑफिशियल्स होते थे। तो उनकी ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ी थी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कॉम्प्लेक्स। और जो अशोका का जो एम्पायर था, इट वाज डिवाइडेड ऑन 4 प्रोविंसेस। इसे 4 प्रोविंसेस पर डिवाइड किया गया था, और हर एक प्रोविंस पर एक गवर्नर होता था, एंड गवर्नर वर बेसिकली कोई राजकुमार। एंड जो अशोका के समय पर, जो अशोका के राज्य के टाइम पर सबसे अलग चीज़ है, वो है अशोका के डायरेक्ट मैसेज अपनी प्रजा के लिए। जो रॉक एडिक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं कर्नाटका से लेकर उत्तराखंड तक, उत्तराखंड से लेकर गुजरात ले लो, उड़ीसा ले लो, या फिर इवन अफ़गानिस्तान तक, उनके हमें रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं, मैसेज मिलते हैं उनकी प्रजा के लिए। ये बताता है कि अशोका का जो एम्पायर था, ये बहुत फैला हुआ था, बहुत बड़ा एम्पायर था। और वहाँ पर प्रजा के लिए जो अशोका के मैसेज थे वो डायरेक्ट थे। अशोका ने अपनी बातें प्रजा तक पहुँचाई, लेकिन उनसे पहले वाले जो रूलर्स थे, उन्होंने ये काम नहीं किया। तो हमें उनके बारे में नहीं पता कि उनका शासन कैसा था। उन्होंने बेशक बहुत सारे काम किए होंगे, बहुत सारे अच्छे काम भी किए होंगे, लेकिन अशोका के हमारे पास सोर्सेज है, हमारे पास प्रूफ है कि हाँ, ऐसा अशोका ने लिखाया है, तो मतलब कुछ ऐसा था। अब हम बात करते हैं अशोका का असली मकसद क्या था। जैसे कि आपको पता होगा कि कलिंगा वॉर के बाद अशोका बहुत शांति प्रिय इंसान बन गए थे। उन्होंने पहले बहुत वायलेंट था अशोका, उन्होंने अपने 99 भाइयों को मारा था। लेकिन कलिंगा वॉर के बाद वो इतने शांत, इतना नॉन वायलेंस को उन्होंने फॉलो किया कि वो औरों को भी चाहते थे कि तुम भी धर्म को फॉलो करो। उनका जो धामास पॉलिसी थी, उसके अंतर्गत अशोका का मेन एम कलिंगा वॉर के बाद टेरिटरी गेन करना नहीं था, ना ही तो एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी था। अब उन्हें अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड नहीं करना, ऑलरेडी इतना बड़ा एम्पायर है। ऑल्सो उनका जो नया एम, जो जो उनका असली मकसद अब बन गया था, वो था कि उन्हें अपनी प्रजा के अंदर और जो लोग हैं उन पर आइडियोलॉजिकल चेंज लाना है। आइडियोलॉजिकल चेंज ऐसा कि लोग वायलेंस को छोड़कर शांति की तरफ चले। उनका मेन मकसद था टू मॉडिफाई एंड चेंज एटीट्यूड ऑफ पीपल। जो लोगों का एटीट्यूड है, जो उनका बिहेवियर है, उसे सही डायरेक्शन देना। उनकी धामा पॉलिसी यही कहती है कि सभी को अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो स्लेव्स है, जो गुलाम है, उनके साथ मिसट्रीट नहीं करना चाहिए। मतलब सारी अच्छी अच्छी चीज़ें वो इस पर बोलते हैं। वो मॉरल वैल्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं यहाँ पर। और अशोका खुद को पूरी प्रजा का पिता मानते हैं। वो कहते हैं कि मेरे लिए मेरी पूरी प्रजा मेरी संतान है, जैसे मेरे लिए मेरा अपना बच्चा है, वैसे मेरे लिए तुम सब भी हो। और जो बेस्ट चीज़ हम कह सकते हैं अशोका के बारे में, उनके अंदर इतनी ज़्यादा करुणा आ गई थी कि अब वो वेलफेयर करना चाहते हैं, वो अच्छा करना चाहते हैं अपनी अपनी प्रजा का भी, लेकिन अलोंग विद डैट एनिमल्स का भी। अब अशोका कहते हैं कि मेरे लिए जैसे मेरी प्रजा है, वो मेरी संतान है, तो उनके लिए वो डेफिनेटली वेलफेयर पॉलिसीज़ लाएंगे, अच्छा काम करेंगे।
जैसे कि कुएँ वगैरह बनाना। लेकिन एनिमल्स के लिए भी उन्होंने काम किया। उन्होंने अपनी धामा पॉलिसी पर कहा कि एनिमल्स को मारना गलत है, किसी भी पशु को नहीं मारना चाहिए। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो अशोका को सच में ग्रेट बनाती है। सो येस, दैट वाज़ ऑल। थैंक यू।